मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष जी तो नहीं है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी वो हमारे अध्यक्ष हैं तथा हमारे आज के प्रमुख वक्ता भाई अनुराग जौहरी। मैं उनका परिचय केवल एक शब्द में दे दूं, भारतीयता से लबालब हमारे अनुराग जौहरी इस समय मैनपुरी के वो लाल हैं जो हमारी आदि संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। हम लोगों के बीच ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो अपनी संस्कृति के लिए इतने उत्कट रूप से लगा हुआ हो। हम अपनी भी स्वीकार करते हैं। बंधुओं, अब रही बात ये, आज का उनका व्याख्यान तो वास्तव में बहुत प्रेरणादायक था। हमारी बहुत सी मान्यताएं ढह गई और कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं, बीच बीच में कुछ अच्छे काम भी अंग्रेजों ने किए जो हमें अच्छे लगते थे। तो आज उनका भी हमें निराकरण मिला कि नहीं, एक जो इंडोफाइल, जो ऐसे अंग्रेज शासक थे जो हिंदुस्तान से प्रेम करते थे, हिंदुस्तान की संस्कृति को आगे बढ़ाते थे। और मुझे तो बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि जब आपके मुंह से वारेन हेस्टिंग्स की मैंने प्रशंसा सुनी। कुछ भी रहा हो, अगर वारेन हेस्टिंग्स के समय में आप बताएं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ये थी कि कहीं कोई अपराध हो तो जाए। हमें पता है, हम लोगों के गांव के पास एक अपराध हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के समय की याद चली आ रही है अभी। तो उस अपराधी को पकड़ने के लिए पूरे गांव की घेराबंदी कर दी गई थी और नंबर से बुलाया जाता था, उनकी पिटाई लगती थी। और तब वो लोग जो थे उस अपराधी को पकड़ के लाए और पेश कर दिया। ये था वारेन हेस्टिंग्स का आलम। लेकिन इम्पीचमेंट भी हुआ। इम्पीचमेंट हुआ तो बहुत सारी बातें हुई। उनके जिगरी दोस्त ने उनका इम्पीचमेंट किया उनके भ्रष्टाचार पर। अब पता नहीं कि वो जो आरोप लगे थे वो आरोप बनावटी थे, क्या थे। इम्पीचमेंट भी हुआ उनका। बंधुओं, एक मेरी भ्रांति जो सर विलियम बेंटिंक के लिए थी वो भी आज ढही। उसका भी, और राजा राम मोहन राय के प्रति भी जो हमारी एक आदर भावना थी, उसमें भी कहीं विराम लगा। बंधुओं, अभी मैं बताऊं आपसे, जब आप बोल रहे थे कि विलियम बेंटिंक के समय में भारत की अवस्था अच्छी नहीं थी, रिसोर्सेज बहुत कम हो गए थे, आपको याद दिला दूं, ये विलियम बेंटिंक का ही समय था जब ताजमहल की नीलामी हुई थी। ताजमहल के खूबसूरत चीजें उखाड़ के नीलाम कर दी गई थी। इस बिल्डिंग को बचाने के लिए, ये बिल्डिंग तो बची रहे, इसके जो कीमती वो थे, पत्थर थे, वो नीलाम हो चुके थे। तो एक सेठ ने, मथुरा के एक सेठ ने इसको खरीदा और तब ये इमारत बची। ये विलियम बेंटिंक का, हमने जब सोचा कि हाँ, निश्चित रूप से ये गरीबी रही होगी अंग्रेजी शासन की कि उसने ताजमहल को बेचा। इसके अलावा बंधुओं, जब हम ये सोचते हैं, एक बात और बताते हैं, जो इंडोफाइल शब्द हमें अच्छा लगा। जो इंडोफाइल शब्द, ये मैनपुरी थी 1841 में, जब मैनपुरी के समान गांव में कमिश्नर ने कॉन्फ्रेंस ली थी और उस कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ था, उस समय आलम ये था कि लड़कियां पैदा होती थीं तो मार दी जाती थी। दाई जो थी उसको एक अफीम रख देती थी तालू पर और धीरे धीरे वो लड़की जाटती रहती थी और मर जाती थी। एक कॉमन प्रॉब्लम थी इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड एक कॉमन बीमारी थी और विशेष रूप से क्षत्रियों में, अहीरों में ये विशेष रूप से बीमारी थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में 1841 में ये तय किया गया कि कोई अगर लड़की मरती है किसी गांव में, तो जब तक चौकीदार आकर के थाने पर खबर नहीं देता है तब तक वो लड़की गाड़ी नहीं जाएगी। और तब तक जब लड़की आ जाएगी, पोस्टमार्टम होकर क्लियर नहीं होता है कि लड़की को अफीम दी गई है या लड़की को जहर दिया गया है, तब तक वो लड़की सुरक्षित रहेगी, उसका शव सुरक्षित रहेगा। ये मैनपुरी का भी इतिहास है।
हम इस बात के गवाह हैं कि हमारी मैनपुरी में पहली बार फीमेल इन्फेंटिसाइड पर एक जबरदस्त निर्णय लिया गया और तमाम लोगों ने उसे पाला भी, तमाम लोगों ने उसका पालन किया। बंधुओं, एक दूसरी बात, जो मिशनरीज का जो अंदरूनी आइटम था, जो एजेंडा था कि हर किसी तरीके से हिंदू धर्म को प्रदलित किया जाए, नीचा बताया जाए, लोगों में उनकी आस्थाएं कम की जाएं, वो बड़ा रेलेवेंट भी लगता है। आप उसका कोटेशन दें या न दें, लेकिन हम लोग उसको रेलेवेंट समझते हैं। 1857 की जब आपने मंगल पांडे का नाम लिया, मंगल पांडे की जो एक्सट्रीम जो हुई वो कब हुई? यही तो हुई है, पूरी फौज खड़ी हुई है परेड पर, फौजी अफसर आता है, मंगल पांडे का तिलक लगा हुआ है, वो तिलक पहुंच देता है, कागज से जवानों की दाढ़ी रगड़ के देखी जाती थी, अगर खड़खड़ाहट हो गई तो तुम दाढ़ी रखाने की कोशिश कर रहे हो तो सजा हो जाती थी। जनेऊ मालूम पड़ता था कि मंगल पांडे जनेऊ धारण किए हुए हैं, फलाने जनेऊ धारण किए हैं तो प्रताड़ित किए जाते थे। उस दिन ये हुआ कि जैसे ही मंगल पांडे के उस टीका को उस फौजी अंग्रेज ने, फौजी अफसर ने जो पहुंचा, मंगल पांडे का खून खौल उठा, उसने उस अफसर को वहीं मार डाला। ये बैरकपुर की क्रांति हुई 31 मई 1857, ये क्रांति हुई। एनीवे, वो क्रांति हुई, उस क्रांति का एक रूप हम अपने यहाँ भी दिखाते हैं आपको। क्रिश्चियन, ये मिशनरी स्कूल जिसे आप क्रिश्चियन कॉलेज कहते हैं, ये उस समय 8वें 10वें तक था। उस समय 1918 के पास, 17 के पास, यहाँ भी वही बाइबिल की शिक्षा दी जाती थी और हिंदू धर्म के प्रति हीन भावना की, लड़कों को टीका लगा करके क्लास में नहीं आने दिया जाता था। उस समय हमारे मैनपुरी के 17-18 नौजवान जो मिशनरी, जिस मिशन स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने तय किया कि हम टीका लगा के जाया करेंगे और टीका लगा के आते थे। वो प्रशासन, स्कूल का प्रशासन नाराज रहता था और वो लोग जो थे अपनी जिद पड़े हुए थे कि हम टीका लगा के आएंगे। उसी समय जो आज का आर्य समाज है, इस आर्य समाज में एक प्रदर्शनी लगी और उस प्रदर्शनी में अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली शीर्षक एक पुस्तक बिकने आई थी। देखते देखते उसकी 50-60 प्रतियां बिक गईं। तब मालूम पड़ा, किसी ने शिकायत की कि क्रिश्चियन स्कूल में कुछ लड़के जो हैं वो बगावत कर रहे हैं, ये पूरी किताब बिक गई, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। उस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर राधा रमन थे, राधा रमन जिलाधिकारी थे, कलेक्टर थे। उन्होंने सीआईडी को कहा और फिर पकड़ धकड़ शुरू हो गई और उसका नतीजा हुआ कि मैनपुरी क्रांति षड्यंत्र केस, मैनपुरी षड्यंत्र केस चला। हमारे तमाम युवाओं को सजाएं हुई, उसमें गेंदालाल दीक्षित फरार हुए, एक दूसरे श्री कृष्ण गुप्ता थे बरनाहल के, वो फरार हुए, आज तक नहीं मिले। दिवली के गंगा सिंह थे, वो फरार हुए। नगला कुशाली के सदासुख थे, वो फरार हुए, आज तक नहीं मिले। वो ये हमारी, हम अपने रेलेवेंट बात कर रहे हैं, अपने मैनपुरी की भी बात कर रहे हैं। ये हमारी मैनपुरी का जलवा था। बंधुओं, आज के इस दौर में जैसा भाई अनुराग ने कहा है, अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, आप इतिहास को भूल जाते हैं तो इतिहास आपको भुला देता है। आज 10,000 साल बाद भी हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, महज इसलिए कि हम अपनी संस्कृति से चुपके रहे। हमने अपने इतिहास को जिंदा रखा, हमने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। वरना क्या कारण है कि मिस्र में उनका धर्म नहीं रहा, यूनान में उनका धर्म नहीं रहा, सब क्रिश्चियन हो गए वहाँ पे, चीन में उनका धर्म नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने साहित्य को, अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को भुला दिया। एक बात और है बंधुओं,
जैसे अभी आपने कहा सत्ता से नहीं चिपके रहे, इसीलिए हम लोग कमजोर रहे। हमारे महापुरुष देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव देव जी और लोग जो थे, ये चूंकि सत्ता का समर्थन नहीं था, लिहाजा इनको सत्ता दबाती रही, इनकी वॉइस आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन आपने एक रीजन भी दिया कि न पेपर था और न पब्लिशिंग का हमारे पास मादा था। इसी चीज से प्रभावित होकर के कलकत्ता में 1850 में एक पंडित जी ने एक अखबार निकाला, उदंत मार्तंड। वो हिंदी का पहला अखबार था। उदंत मार्तंड में हमारे देश के विचारों को प्राथमिकता दी जाती थी और हमारे राष्ट्रीय भावनाओं को वो एक तरह से पक्षधर बना। एक दूसरी बात, समय का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। आप गंगा नदी की तुलना कर सकते हैं, आप सोनभद्र की तुलना कर सकते हैं, लेकिन प्रवाह तो प्रवाह होता है। समय का प्रवाह का कोई तुलना नहीं हो सकती। और उस प्रवाह में क्या चीज हमारे लिए है, क्या चीज आपके लिए है, क्या चीज हमारे शत्रुओं के लिए है, क्या चीज हमारे मित्रों के लिए है, हम पता ही नहीं लगा पाते। ये तो आकलन हम आज कर रहे हैं, ये आकलन तो आज हम कर रहे हैं कि हमारे साथ विगत में क्या क्या उपद्रव हुए, किस तरह से हमें नीचा दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन समय का प्रभाव, एक्शन और रिएक्शन, हर चीज में अच्छाई छिपी होती है और अच्छाई नहीं छिपी होती। तो मैकॉले ने जब अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य की, भले ही रोजगार परक थी वो, और आज क्या, आज भी हम रोजगार परक शिक्षा देख रहे हैं। आज हमारी गवर्नमेंटें चिल्लाती हैं कि अच्छे प्रोफेसर नहीं आ रहे, क्योंकि रोजगार परक है। वो मतलब वो हैं आपके डिग्री होल्डर हैं, वो सब चले जा रहे हैं नौकरी में, साहब कोई कॉलेज में पढ़ाने नहीं आता। ये रोजगार परक शिक्षा नहीं तो क्या है? हम अपना दायित्व भूल गए कि अगर हम अच्छे पढ़े लिखे हैं तो हमारी अच्छी पढ़ाई जो है हम किसी लड़कों को दें। नहीं, वो मशीन के अंग बन जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी धूल फांक रही है, हमारे कॉलेजेस में अच्छे टीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब चले जाते हैं, कोई एमबीए में चला गया, कोई कहीं चला गया, कंपनी में चला गया और पढ़ लिख के आईपीएस बन जाते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई एसपी बन गया है। ये तो बन सकते हैं, लेकिन वो कॉलेज में जाके पढ़ा नहीं सकते। ये रोजगार परकता नहीं तो क्या है? रोजगार परकता है। हम आज ये चीज हम आप डिप्लोर नहीं कर रहे हैं, ये चीज कल दूसरे हमारे आने वाली पीढ़ी डिप्लोर करेगी कि ऐसे मतलब वेतनभोगी आदमी थे हमारी पीढ़ी वाले जो अच्छा पढ़ाना नहीं चाहते थे लेकिन नौकरी करना चाहते थे। बंधुओं, मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ, मैकॉले ने, वैसे अमर सिंह जी आए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे अंग्रेजी डिपार्टमेंट के, उन्होंने बताया था 1931 में एक पत्रिका छपी थी, उसमें मैकॉले का लेख था। शायद आप लोग इससे ना इत्तेफाक करें, लेकिन मैं हिस्ट्री का आदमी हूँ, मुझे तो हिस्ट्री को सही पर्सपेक्टिव में देखने का शौक है। मैकॉले ने लिखा है कि वो दिन मेरे लिए सबसे स्वर्णिम दिन होगा जिस दिन अंग्रेजी पढ़ने के बाद यहाँ के निवासी अपनी आजादी की मांग करेंगे। मैकॉले लिखता है। एओ ह्यूम क्या लिखता है? एओ ह्यूम ने कलकत्ता के यूनिवर्सिटी के जो बीए कर रहे थे उन लड़कों को चिट्ठी लिखी कि अगर आप जरा भी गैरत है हिंदू होने की, हिंदुस्तानी होने की, तो आप अपनी आजादी की मांग के लिए आए। हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं। और जो कांग्रेस की स्थापना की पहली मीटिंग थी इतिहास में। तो ऐसे भी लोग थे जो वो इंडोफाइल कहिए आप, वो ऐसे भी लोग थे जो देखना चाहते थे। और इसका नतीजा क्या हुआ कि 1950 से ही जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, जमींदारों के लड़के थे, नवाबों के लड़के थे, वो इकट्ठे हुए, उनपे इंग्लिश टेम्परामेंट आया और उन्होंने कहा कि हम भी अपनी आज़ादी लेंगे और जैसे ही अंग्रेज रहते हैं अपने मुल्क में वैसे ही हम भी रहेंगे, हमें भी इतना अधिकार है। और ये संस्थाएं चली, वही जो कांग्रेस की स्थापना हुई, इसीलिए उसका नाम कांग्रेस पड़ा है। विभिन्न लोगों के विभिन्न समुदाय आए और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए एक मंच बनाया एंड देन इट बिकेम इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर वो पार्टी हो गई। पहले पार्टी नहीं थी, वो तो कांग्रेस थी, कॉन्क्लेव था। बंधुओं, हम लोगों को जब ये लगता है कि कहीं हमारी संस्कृति संकट में है, कहीं हमारी स्वतंत्रता संकट में है, तो आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के जागरण से, और आप ही मत समझिए कि हमारे आने वाला यूथ वो इतना एक्टिव है जितना हम सोच भी नहीं सकते। बस उनको केवल थोड़ी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है।
और मार्गदर्शन मिलता रहेगा, आप जैसे विचारवान लोग विचार प्रस्तुत करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप मानिए हमारी संस्कृति का ये रथ कभी रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। हम जी जान से अपने देश की रक्षा करने के लिए, हमारे जो नौजवान बैठे हुए हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जिन बच्चों ने अभी यहाँ अपने भाषण सुनाए, ये सब क्या है? ये भविष्य का संकेत है, यही भविष्य का संकेत है। वैसे मैं भी अपनी बात कहते कहते जरा बहक जाता हूँ, लेकिन एक बात रखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर अंग्रेज परस्ती इतनी नहीं हुई होती तो वो नौजवान देश की आज़ादी के लिए नहीं मचलते, और अगर अंग्रेज परस्ती हमारे विचारवानों को और तथाकथित सुधारकों को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, तो हमें भी ये देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और केशव देव जैसे लोग कहाँ मिलते, विवेकानंद जैसे लोग कहाँ मिलते, अगर रिएक्शन नहीं होता तो। रिएक्शन भी होता है, और रिएक्शन हमेशा जो है, आप समझिए, रिएक्शन जो हमेशा है कुप्रवृत्तियों के खिलाफ सद्बुद्धि देने का एक आयाम बनता है, और ऐसा बना हमारा इतिहास कहता है। इसलिए मैं 1857 लिख रहा था, अपने टीले उपन्यास लिख रहा था, तो मैं भारौल गया। चौधरी रसाल सिंह भारौल के सबसे बड़े बूढ़े थे। मैंने उनसे